सो हेलो बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। तो आज हम लोग इसमें अलजेब्रा, सिग्मा अलजेब्रा और कैंटर सेट, इन तीन टॉपिक को देखेंगे और इनके रिगार्डिंग जो भी थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है अलजेब्रा या बूलियन अलजेब्रा किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सेट एस लेना है और उस एस सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं उसका कलेक्शन करना है। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स को हम लोग पावर सेट बोलते हैं एस का। तो अगर उस पावर सेट से मैं कुछ सेट्स को निकाल लूँ, मतलब मैं एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन ले लूँ एस के सबसेट्स का, तो ये नॉन एम्प्टी कलेक्शन बूलियन अलजेब्रा बनेगा अगर दो सेट लिए जाएं, उनका यूनियन भी उसी कलेक्शन में आ जाए, उनका इंटरसेक्शन ले वो भी उसी कलेक्शन में आ जाए, और कॉम्प्लीमेंट लें वो भी उसी कलेक्शन में आ जाए। मतलब ए बी जब भी ए से बिलोंग करें तो ए यूनियन बी भी ए में आना चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट भी ए में आना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि भाई हाँ ये बूलियन अलजेब्रा है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी नॉन एम्प्टी कलेक्शन ए सबसेट्स ऑफ एस को अलजेब्रा या बूलियन अलजेब्रा बोलना है अगर वो कॉम्प्लीमेंट और यूनियन, फाइनाइट यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, फाइनाइट यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन में अगर वो क्लोज्ड हो जाता है तो उसको बूलियन अलजेब्रा बोला जाएगा। जो भी हमारे पास ये नॉन एम्प्टी कलेक्शन ए है ये और कोई नहीं पावर सेट ऑफ एस का ही एक सबसेट होगा, क्योंकि पावर सेट के अंदर सारे सबसेट्स आते हैं, मुझे उनमें से कुछ ही उठाना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करें। अब जो प्रॉपर्टीज हमारे पास आउटर मेजर सेटिस्फाई करता है, ठीक है, वो अलजेब्रा भी फॉलो करता है। मतलब जो आउटर मेजर की प्रॉपर्टीज हैं वो अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, मींस कॉम्प्लीमेंट और यूनियन, फाइनाइट यूनियन दोनों उसके अंदर आता है आउटर मेजर में। जैसे यहाँ पे देखा जाए ए हमारे पास कलेक्शन है सारे के सारे मेजरेबल सेट्स का, E1 और E2 दो मेजरेबल सेट हैं, तो यूनियन भी मेजरेबल होगा, बिल्कुल जैसे यूनियन आना चाहिए, इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगा, और ई हमारे पास अगर मेजरेबल सेट है, ठीक है, तो ई कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास क्योंकि आउटर मेजर फॉलो करता है इस वजह से वो भी एक अलजेब्रा फॉर्म करता है। अब एक थ्योरम हमारे सामने यहाँ पे आती है कि अगर E1 और E2 और En तक ये सारे के सारे डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हैं, तब किसी भी सेट ए के लिए, किसी भी मेजरेबल सेट ए के लिए जो आउटर मेजर होता है ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आईज का, वो समेशन मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई के सम के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यूनियन ले लो सारे के सारे इन डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स का और उनका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो, तो इस पूरे का जो मेजर होगा वो मिलेगा, आप डायरेक्टली सम कर दो ए इंटरसेक्शन ई आई के मेजर्स का, इसी के इक्वल ये हो जाएगा अगर डिसजॉइंट है तो। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, पीछे यूज भी करा हमने इसका। कैसे करें देखिए, सबसे पहले हमने E1 से लेकर En तक डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स ले लिए। डिसजॉइंट मतलब ई आई इंटरसेक्शन ई जे एम्प्टी होगा सभी आई जे के लिए जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे। तो अगर मेजरेबल है तो आउटर मेजर इनर मेजर दोनों इक्वल होंगे, इक्वल टू सम मेजरेबल वैल्यू एम ई आई। प्रूफ ये करना है कि जो आउटर मेजर है ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, ये हमें प्रूफ करना है। इसको हम लोग इंडक्शन की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में आप देख पा रहे हो कि आई 1 से n तक जा रहा है, यहाँ भी आई 1 से n तक जा रहा है। तो अगर हमें n के लिए प्रूफ करना है तो इसको हम इंडक्शन की मेथड से इजीली प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सो वी शैल प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट इंडक्शन मेथड। पहले n इक्वल टू 1 के लिए हम देखते हैं कि क्या होल्ड करेगा। तो अगर मैं n इक्वल टू 1 रखता हूँ यहाँ पे, यूनियन i इज इक्वल टू 1 to 1 E1, तो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ E1 ही आएगा, तो यूनियन ऑफ E1 मतलब एक ही है तो E1 ही बन जाएगा, दैट इज। तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, जो कि ये तो बात तो सेम ही बात बोल रहा है, ठीक है। सो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 1 EI इज इक्वल टू आई इक्वल टू 1 मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। सो ये थ्योरम ट्रिवियली तो होल्ड करती है n इक्वल टू 1 के लिए। इंडक्शन में हम क्या मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि ये थ्योरम n-1 के लिए भी होल्ड कर रही है, जब i की वैल्यू 1 से n-1 जाएगी, और प्रूफ करेंगे कि फिर ये n के लिए भी होल्ड कर जाएगी। तो अगर ये n-1 के लिए होल्ड कर रही है, ऐसा हम सपोज करके चलें, तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n-1 EI
इज इक्वल टू समेशन ऑफ मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, ये हमने लिख दिया। अब आई देखो 1 से n-1 तक जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब अगर मैं इसके दोनों तरफ ऐड कर दूं मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई एन ऐड कर दूं, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन ऐड कर दूं दोनों तरफ, तो लेफ्ट में ऐड हो जाएगा, देखो ये आ गया, और इस क्वांटिटी में भी ऐड हो जाएगा, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आई 1 से n-1 मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई है, और यहाँ मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन है। कंबाइन करके आई को 1 से n तक वेरी करा सकता हूँ और मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई लिख सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में सेम क्वांटिटीज एज इट इज़ रहेंगी। अब जब हमने इतनी चीज़ लिख दी, हम इसको ओपन करना सीखेंगे, है ना यहाँ पे। तो अब देखिए ओपन कैसे करते हैं इसको हम लोग। सो बाय सिंपल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, अब देख पा रहे हो कि मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n ई आई इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट। अब ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना है बात आपके पास। पीछे आपके पास जो था वो ए इंटरसेक्शन यूनियन था हमारे पास, है ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n ई आई इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट। तो ई एन के कॉम्प्लीमेंट के साथ मैंने इंटरसेक्शन लिया, प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई एन हमने लिया, तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई के इक्वल आ गया। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पीछे थी, ठीक, वो हमने एज इट इज लिख दी। साथ ही साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई एन कॉम्प्लीमेंट के साथ करा है इंटरसेक्शन, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई के साथ करा है। ये ऐसा ट्रू होता है, देखो जैसे मान लो हमारे पास ये पूरा सेट है E1 E2 E3 हमारा डिसजॉइंट सेट है, तो E1 यूनियन E2 करूंगा तो लिखूंगा कैसे, यूनियन इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to 2 EI। सिमिलरली अगर E1 E2 E3 ऐसे हैं तो यूनियन ऑफ EI कैसे लिखेंगे, E1 यूनियन E2 यूनियन E3। अब अगर मैं यूनियन करूं आई इक्वल टू 1 to 3 EI इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट के साथ करूं तो मैं E1 यूनियन E2 मिलेगा, वेरीफाई करके देख लो, है ना। इन सबका यूनियन लो, EI इसका सबका यूनियन ले लिया, उसका E3 के कॉम्प्लीमेंट के साथ कर लिया इंटरसेक्शन। तो अगर E3 के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो उसमें E1 E2 दोनों आ जाएंगे, तो ये यूनियन में आ गया। और साथ ही साथ अगर E3 का इंटरसेक्शन करा जाए यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 से 3 EI के साथ, है ना, तो E3 का कॉमन पार्ट ले रहे हैं हम लोग किसके साथ, इन सबके यूनियन के साथ, तो डेफिनेटली E3 आएगा उसमें, ये रहा। तो ऊपर भी आप देख लो, अगर मैं ए के इंटरसेक्शन ले रहा हूँ यूनियन ऑफ इन सब के साथ, है ना, ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EI का इंटरसेक्शन EN कॉम्प्लीमेंट के साथ ले रहा हूँ, तो सेम इसी लॉजिक के हिसाब से तो E1 यूनियन E2 हो जाता है ना, फर्स्ट और सेकंड का यूनियन। तो यहाँ पे भी ये 1 से लेकर दूसरे वाले का यूनियन हो जाएगा, ठीक है। EN कॉम्प्लीमेंट है ना हमारे पास, यहाँ पे E3 तक था ये, तो ये E1 यूनियन E2 आएगा, इससे पहले वाले के यूनियन के इक्वल ही होता है, तो कुछ फर्क तो उससे पड़ेगा नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं EN के साथ इंटरसेक्शन ले भी लूँ, जैसे मैंने E3 के साथ लिया, तो वापस से E3 आ जाएगा, तो वापस से EN ही बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, है ना। मतलब यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा है, और इस वाले टर्म में अगर आप देखो तो हमारे पास यूनियन ऑफ EI, ये वाले टर्म EN कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि मेजर ऑफ B इंटरसेक्शन EN कॉम्प्लीमेंट, ये जो पूरी चीज़ हमने ली A इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EI, इसको हमने BN बोल दिया, B बोल दिया, इंटरसेक्शन EN कॉम्प्लीमेंट एज इट इज। मेजर ऑफ ये पूरी चीज़ को हमने क्या बोल दिया, B बोल दिया, इंटरसेक्शन EN, और मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन EI बोल दिया, जहाँ पे B की वैल्यू है A इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EIs, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम बनानी है ना, इस वजह से हमने ऐसा काम किया। तो यहाँ से होगा क्या, देखो जो B का आउटर मेजर है वो और कुछ नहीं इस राइट हैंड क्वांटिटी के इक्वल है, सेम बिल्कुल, और B था क्या, B तो ये था, मतलब इस क्वांटिटी का मेजर इस क्वांटिटी के मेजर के इक्वल है, तो A इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EI का मेजर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन EI के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना था। अब देखो ये n तक वेरी कर गया, तो हमें ये ध्यान रखना है, और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी में ये क्वांटिटीज ऐड करनी होती है, जैसे यहाँ पे EN कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, उससे कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, और सिर्फ में यूनियन वाली टर्म ऐड कर दी, है ना। तो ये आप ऐसे इसको कर सकते हो। अब बढ़ते हैं एक अगली थ्योरम पे, दैट इज वो कुछ ये इस प्रकार है। तो आप देख पा रहे हो थ्योरम ये है, अगर E1 E2 E3 EN सारे डिसजॉइंट मेजरेबल सेट हैं, तो जो मेजर होगा यूनियन ऑफ EI का वो इक्वल होगा समेशन ऑफ मेजर ऑफ EI। E1 से लेकर EN तक डिसजॉइंट मेजरेबल सेट है, और फिर अगर मैं मेजर निकालना पड़े यूनियन का तो इक्वल हो जाएगा समेशन ऑफ मेजर ऑफ EI। अब इसको हमें प्रूव करना है, अगेन सेम वही चीज़, क्योंकि हमारे पास E1 से लेकर EN तक सारे डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हैं, वर्ड आया डिसजॉइंट, तो EI इंटरसेक्शन EJ शुड बी एम्प्टी फॉर ऑल आर नॉट इक्वल टू J, और मेजरेबल है तो सबका मेजर इक्वल होगा आपस में, आउटर मेजर इनर मेजर इक्वल होगा, सम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ EI डेफिनेटली R का सबसेट होगा।
अब यहाँ से लेकर जो हमने लास्ट में अभी तक प्रूफ करा, ये तो 6 इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन जो 6 हमने मार्क करी, यहाँ तक तो एज इट इज प्रूफ करना ही करना है, तो हम इस स्टेप पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दी। अब इसके बाद अगर हम ए सेट को रियल नंबर का सेट ले लें, तो रियल नंबर के साथ अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन होता है तो रियल नंबर से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो यही सेट मिलेगा। तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन दिस विल बिकम दिस ओनली। और यहाँ पे भी अगर मैं आर ले लूँ तो आर का इंटरसेक्शन ई आई के साथ अगेन ई आई बन जाएगा, ठीक है। तो मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 से एन ई आई इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई आई के इक्वली आ गया। तो आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 से एन ई आई इक्वल टू समेशन ऑफ मेजर ऑफ ई आई। बहुत ही आसान था, ऊपर वाले रिजल्ट का यूज़ करा। तो यहाँ से ये क्लेम हो जाता है कि जो मेजरेबिलिटी होती है ना सेट की, वो एल्जेब्रा फॉलो करती है। मीन्स फाइनाइट यूनियन का जो मेजर होता है, फाइनाइट डिसजॉइंट इंटरवल का जो यूनियन होता है, वो समेशन ऑफ मेजर ऑफ ई आई के इक्वल होता है ना। तो ये बूलियन एल्जेब्रा फॉलो कर रहे हैं, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई इक्वल टू दिस। अब आगे बढ़ते हैं, अगली थ्योरम को देखते हैं। अगली थ्योरम सिग्मा एल्जेब्रा की हेल्प से होगी। तो पहले सिग्मा एल्जेब्रा की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सिग्मा एल्जेब्रा बोलो या सिग्मा बूलियन एल्जेब्रा बोलो, क्या होता है? अगर हम कोई भी कलेक्शन ले लें सेट्स का, तो इसको सिग्मा एल्जेब्रा बोला जाएगा अगर वो क्लोज्ड हो जाए अंडर काउंटेबल यूनियन। पहले क्या था? पहले था फाइनाइट यूनियन, अब आ गया काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट, तो ये सिग्मा बन जाएगा। देखो सिग्मा बनने के लिए क्या है? एक स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल यहाँ पे क्या हुआ कि काउंटेबल यूनियन होना चाहिए सेट का। दूसरे वर्ड्स में ऐसा बोल दो कि कोई भी कलेक्शन है ना एस के सबसेट्स का, उसको सिग्मा एल्जेब्रा बोला जाएगा अगर ए सेट से बिलोंग कर रहा है। मीन्स अगर ए सेट कलेक्शन से आ रहा है कैपिटल ए से, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इसमें आना चाहिए। कोई भी ए आई अगर ए में आ रहा है तो यूनियन अगर करें ए आईज का, आई डेफिनेटली 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, मीन्स काउंटेबल है ये, क्योंकि आई 1 से स्टार्ट हो रहा है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट इज मच बेटर। तो ये भी ए में आना चाहिए, मीन्स काउंटेबल यूनियन भी आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट भी आना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर यूनियन आएगा तो इंटरसेक्शन का आना भी बनता है। तो अगर ए आई ए से है तो इनका इंटरसेक्शन भी ए में आएगा। जो पूरी फैमिली होती है ना मेजरेबल सेट्स की, वो सिग्मा एल्जेब्रा को फॉलो करती है, ठीक है। जैसे हमारे पास सिग्मा एल्जेब्रा को फॉलो करती है मेजरेबल सेट्स की सारी फैमिली। अब थ्योरम देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट देखो कुछ इस प्रकार से है। अगर कैपिटल ए हमारे पास कलेक्शन है, डेफिनेटली सबसेट्स का होगा एस के, तो ये एल्जेब्रा हमने मान के चल रहे हैं कि एक एल्जेब्रा है सबसेट्स ऑफ सिग्मा, ठीक, ऑफ द सेट सिग्मा। तो सिग्मा सेट का हमारे पास क्या है? ये ए एल्जेब्रा है, ठीक है, किसी सेट का। तो अगर एक सीक्वेंस ले लें सेट्स की ए के अंदर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नई सीक्वेंस बी आई मिलेगी जो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट की होगी ए में, और यूनियन ऑफ बी आई इक्वल टू यूनियन ऑफ ए आई। ऐसा रिजल्ट मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। मैंने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस ली जाए एल्जेब्रा वाले सेट से, है ना, एल्जेब्रा से अगर कोई हम सीक्वेंस ले लें, तो उस सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक नई सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं जो कि म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट की होगी, और दोनों का यूनियन जो है वो इक्वल आएगा। मीन्स बी आई जो डिसजॉइंट सेट का जो हमारे पास सीक्वेंस बनी, उसका यूनियन और ए आई का यूनियन दोनों इक्वल आने वाले हैं। चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं। तो प्रूफ के लिए आप देखो, ए हमारे पास कोई भी एल्जेब्रा है सबसेट्स ऑफ एस की, सेट एस है, कैपिटल ए उसका एल्जेब्रा है सबसेट्स का, मींस पावर सेट ऑफ, ये जो कैपिटल ए होता है ना, ये क्या होता है? ये होता है जो पावर सेट एस का बनेगा, इसका सबसेट होता है ये, क्योंकि ये कलेक्शन होता है उसका। और मान लेते हैं कोई भी सीक्वेंस ले ली हमने, डेफिनेटली अगर हमारे पास ये सीक्वेंस फाइनाइट है तो ये थ्योरम ट्रिवियली ट्रू करेगी। भाई अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट को तो हम लोग डिसजॉइंट में ब्रेक कर सकते हैं ना, फाइनाइट सेट को डिसजॉइंट ओपन इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये ट्रिवियली ट्रू, मीन्स यूनियन ऑफ ए आई इज इक्वल टू आई 1 से एन इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 से एन बी आई, क्योंकि तो डेफिनेशन ही है हमारे पास कि काउंटेबल यूनियन जो हमारे पास होता है आई इक्वल टू 1 से एन में भी बिलोंग करेगा ए आई, डेफिनेटली उसमें आएगा। अब यहाँ पे देखो बड़ी बात ये है, सपोज ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस में कैसे बी आई को क्रिएट करते हैं उसको समझो। तो हमने डिफाइन करा बी आई नई सीक्वेंस, जिसमें पहली टर्म जो है इसकी वो तो ए वन के इक्वल ही रहेगी। सेकेंड टर्म लेंगे तो पहली टर्म में से माइनस कर देंगे यू ए टू को, जैसे अगर हमें बी टू चाहिए तो ए टू माइनस ए वन, बी थ्री चाहिए तो ए टू माइनस ए वन यूनियन ए टू, बी फोर चाहिए बी फोर इज इक्वल टू ए फोर माइनस बी ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री।
मतलब पिछले वाले सेट्स के यूनियन को माइनस करते रहना है। अब अगर हम इस पैटर्न पे अगर हम एक सीक्वेंस क्रिएट करें बी एन, तो अब इस बी एन को हम लोगों को क्या दिखाना है कि इसका यूनियन ए आई के यूनियन के इक्वल आएगा। तो कैसे दिखा सकते हैं, देखो हम यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए तो बी वन इक्वल टू a1 दे ही रखा है। इस वजह से बाकी जो ये वाला नीचे वाला रिलेशन है ये सारे n 2 से बड़े के लिए ट्रू होगा। इक्वेशन 2 ऑब्जर्व करो कि जो b1 है वो तो a1 के इक्वल ही है और a1 तो a में होता ही है। bn an के इक्वल है, bn इज इक्वल टू an है। और आपको मैंने बताया भी था अगर आपको a2 माइनस a1 को लिखना है तो आप क्या करो, आप इसको ऐसे भी लिख दो a2 इंटरसेक्शन, ठीक है, a2 में से a1 माइनस कर देंगे तो a2 का इंटरसेक्शन a1 कॉम्प्लीमेंट के साथ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, कि a1 कॉम्प्लीमेंट में जो एरिया आएगा और जो a2 में आएगा वही a2 माइनस a1 में भी आएगा। तो यहाँ पर देखो उसी चीज़ को अपनाया गया कि अगर bn को लिखा तो लिखा an का इंटरसेक्शन a1 कॉम्प्लीमेंट के साथ। अगर यहाँ पे a3 लिखेंगे तो a1 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे a2 कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। तो an इंटरसेक्शन a1 और होता तो a2 भी आता और होता तो a3 भी आता। इन सबका यूनियन ले लेते हैं i इक्वल टू 1 से n माइनस 1 तक और इनका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेना जरूरी है। तो bn को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सो bn इक्वल टू an इंटरसेक्शन। अब अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग करूँ तो आपको पता है a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये फाइनाइट है। तो ए आई का कॉम्प्लीमेंट बनेगा इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n माइनस 1 हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ फॉर n वैल्यू के लिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी एन की वैल्यू आएगी ए एन, यहाँ है ही, यहाँ पे 1 रखेंगे तो a1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a3 का कॉम्प्लीमेंट करते करते लास्ट में आएगा an माइनस 1 का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी अगेन n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब देखो bn हमारे पास a से बिलोंग कर रहा है, जो bn हमारे पास है ये कैपिटल A से बिलोंग करेगा क्योंकि देखो ये n माइनस 1 तक जा रहा है, फाइनाइट इंटरसेक्शन है ना कॉम्प्लीमेंट्स का, तो ये भी इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा क्योंकि सारे an सारे ai's बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब देखो जो bn है वो an का सबसेट है, ये जो bn होगा ये an का तो सबसेट ही होगा क्योंकि bn तो इन सबके इंटरसेक्शन से मिल रहा है ना, और जो an हमारे पास है सबसे बड़ा यही है भाई, an सबसे बड़ा तो an है ना, बाकी a1 a2 a3 सब तो इसी के अंदर आएंगे। तो bn जो है वो an का सबसेट होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और b1 इक्वल टू a1 होगा। ध्यान रखना कि bi इंटरसेक्शन bj एम्प्टी होगा, है ना, bi इंटरसेक्शन bj कैसा होगा, एम्प्टी, मीन से डिसजॉइंट फैमिली बनी है क्योंकि हम हर बार जब हम नया b ले रहे हैं तो उसमें से a को माइनस करके लिख रहे हैं। भाई अगर आप देखो ना कि पहली वाली b1 जो वैल्यू थी वो तो a1 थी, अब जब b2 लिखा तो उसमें a2 माइनस a1 कर दिया ना, a1 हटा दिया, पहले वाला b1 हटा दिया। b3 जब लिखा तो a3 में से माइनस कर दिया a2 और a1 का यूनियन, इन दोनों को माइनस कर दिया। तो अगला b3 लिखने के लिए पहले वाले को हटाया जा रहा है, तो ये सारे डिसजॉइंट बन के आएंगे। तो इसलिए बी आई जितने बनाए सारे डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट फैमिली है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो जो बी एम है वो ए एम का सबसेट होगा, जो हमने बी एम लिखा है यहाँ पे रैंडमली कोई भी बी एम ले लें अगर, क्योंकि बी आई बी एन ए एन का सबसेट है तो कोई एक बी एम तो मिलेगा ही मिलेगा जो ए एम का सबसेट होगा उन सभी एम के लिए जो एन से छोटे हैं, क्योंकि एन से बड़े वालों के लिए हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि एन से बड़े वालों के लिए प्रूफ करना। तो एम से छोटी हर वैल्यू के लिए जब जब एन से छोटी कोई भी एम होगा तो उसके लिए बी एम ए एम का सबसेट होगा फॉर श्योर 100%। ठीक, एक तो चीज़ ये ज़रूरी है बी एन ए एन इक्वल। अब बी एन इंटरसेक्शन बी एम कितना होगा, किसी भी बी एन और बी एम का इंटरसेक्शन करेंगे अगर हम यहाँ पे देखो बी एम ए एम का सबसेट है तो बी एन इंटरसेक्शन बी एम, दोनों तरफ बी एन के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, ये एज इट इज़ रहा। यहाँ पे देखोगे तो बी एन और ए एम का इंटरसेक्शन, तो ए एम की वैल्यूज आप यहाँ पे बी एन की वैल्यू डाल सकते हो। बी एन होता है ए एन इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n माइनस 1 ए आई कॉम्प्लीमेंट। तो आप डायरेक्टली ये डाल दो जो मैंने अगले पेज पे लिखा है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो क्योंकि जब आप लिखोगे तो बी एन इंटरसेक्शन बी एम, तो आप देखो जो बी एन इंटरसेक्शन बी एम है वो सबसेट हो जाएगा ए एन इंटरसेक्शन एन आई इक्वल टू 1 से n माइनस 1 ए आई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब ये जो इंटरसेक्शन है सबके साथ जाएगा तो ए एन इंटरसेक्शन, यहाँ से देखो i1 रखेंगे तो a1 कॉम्प्लीमेंट आएगा, इंटरसेक्शन a2 कॉम्प्लीमेंट आएगा, इंटरसेक्शन a3 कॉम्प्लीमेंट करते करते n-1 तक an-1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन am। अब देखो जब मैं सारी वैल्यूज को अंदर ले जाऊंगा तो am हर एक के साथ जाएगा, देखो an इंटरसेक्शन a1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a2 हर एक के साथ नहीं जाएगा, सॉरी am आएगा। इस am को मैं इस am कॉम्प्लीमेंट के साथ पेयर कर देता हूँ ऐसे करके। अब am और am कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन तो डेफिनेटली एम्प्टी सेट होगा
क्योंकि कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का में कॉमन पार्ट तो कुछ होता ही नहीं है, दैट मीन्स वो एम्प्टी हो जाएगा। ये एम्प्टी हो गया तो ये सब इंटरसेक्शन ले जा रहे हैं, तो पूरा इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा, तो बी एन इंटरसेक्शन बी एम कैसा आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ये सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। और अगर कोई सेट एम्प्टी सेट का सबसेट है तो उसको खुद ही एम्प्टी होना पड़ेगा, तो बी एन इंटरसेक्शन बी एम एम्प्टी हो गया। तो जब जब एम एन से छोटा है और एम और एन इक्वल नहीं है, इसका मतलब यही है, तो बी एन इंटरसेक्शन बी एम एम्प्टी होगा, बी आई म्यूचुअली डिसजॉइंट फैमिली होंगी। और साथ ही साथ कोई भी आई ले लें नेचुरल नंबर से, मतलब एन से ले लें, तो बी आई ए आई का सबसेट होगा, जिसे हम लिखते हैं बी एन बी एम का सबसेट होता है। तो यूनियन ऑफ बी आई भी सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ ए आई का, ठीक है। यूनियन ऑफ बी आई भी किसका सबसेट हो जाएगा, यूनियन ऑफ ए आई का। ये बात आप समझ सकते हो ना यहाँ पे, कि जितने भी बी आईज ले रहे हैं इनका जब यूनियन लोगे तो वो ए आई के यूनियन के इक्वल होगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये ज़रूरी है। दूसरा, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ए आईज आई इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, उन सभी एक्स के लिए जो यूनियन ऑफ ए आई से बिलोंग करते हैं, तो एक्स जो है वो ए आई से बिलोंग करेगा फॉर सम आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ जी बताओ ना, देखो ना, कोई भी एक्स अगर हमारे पास यूनियन ऑफ ए आई में आ रहा है, इसका मतलब एक्स ए आई में आएगा कुछ आई के लिए जो नेचुरल नंबर है, तो एक्स जो है वो ए एम से बिलोंग करेगा। भाई एक्स अगर ए आई में है किसी नेचुरल नंबर के लिए, तो आई कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, तो एक्स ए एम से बिलोंग करेगा, एम लीस्ट वैल्यू आई की। तो एक्स ए आई से बिलोंग नहीं करेगा अगर आई एम से छोटा हो जाए, क्योंकि एम से एम में बिलोंग कर रहा है, एम से छोटे में बिलोंग नहीं कर रहा। एक्स अगर ए आई में बिलोंग नहीं कर रहा, आई लेस देन एम है, इसका मतलब एक्स बी एम में बिलोंग करेगा। अगर एक्स ए आई में नहीं है तो डेफिनेटली एक्स बी एम में तो होगा ही होगा, क्योंकि बी एम तो ए आई से बनाया गया है ना। भाई बी एम जो है, बी एम एक्स बी एम में हो रहा है, ये कैसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि बी एम के अंदर वो सारे पिछले वाले सब हटा देते हैं, ए एम माइनस 1 तक सब हटा देता है ए एम तक, तभी तो बी एम में आ जाता है वो एलिमेंट। एक्स बी एम में आया है, बी एम तो इसके इक्वल है, तो एक्स हमारे पास ए एम में होना चाहिए बट इनके यूनियन में नहीं होना चाहिए, तो एक्स जो है वो यूनियन ऑफ बी आईज में हो जाएगा, बी आईज के यूनियन में, जहाँ आई 1 से इन्फिनिटी होगा। तो एक्स ए आई में लेके चले थे और दिखा दिया कि एक्स बी आई यूनियन दिस में है, मतलब ए आई सबसेट हो गया यूनियन ऑफ बी आई का। और जैसे ये सबसेट हो गया, ऊपर क्लेम करा था हमने, ऊपर बताया था कि भाई बी आई सबसेट है यूनियन ऑफ ए आई का, यहाँ बता दिया कि ए आई सबसेट है यूनियन ऑफ बी आई का, तो ए आई का यूनियन इक्वल टू बी आई का यूनियन, आई इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ से प्रूव। काफ़ी लंबी थ्योरम है बट हाँ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी किसके ऊपर बेस्ड है, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज अ मेजरेबल सेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है, क्योंकि अगर हम कोई भी मेजरेबल सेट लें और उसका यूनियन ले लें जो कि काउंटेबल हो, तो वो भी एक मेजरेबल सेट होता है। तो कैसे करना है इसको प्रूफ, कि ऊपर वाली थ्योरम का यूज़ भी हम करेंगे। ई आई हमारे पास सीक्वेंस है मेजरेबल सेट की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ई आईज ले लें, और ई आईज क्या है, सीक्वेंस होनी चाहिए मेजरेबल सेट्स की, देन ई जो है वो यूनियन ऑफ ई आई के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये काउंटेबल यूनियन है। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ई आईज वेयर आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्रूफ करना है कि ई मेजरेबल है। ऊपर थ्योरम ये बोलती है कि अगर ए अलजेब्रा ऑफ सबसेट्स ऑफ एस है और कोई सीक्वेंस बनाई जाए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नई सीक्वेंस मिलेगी जो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट की होगी, और उनका यूनियन ए आई का यूनियन बी आई के यूनियन के इक्वल होगा व्हेनेवर आई नॉट इक्वल टू जे। अब एम जो हमारे पास है, क्लास है मेजरेबल सेट्स की। भाई एम हमारे पास मेजरेबल सेट्स का क्लास है, तो जो कि अलजेब्रा होता है, हमने बताया था भाई पीछे कि मेजरेबल सेट्स का क्लास एक अलजेब्रा बनता है। तो बिना जनरलिटी के लॉस के हम ई आईज को म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, हम ई आईज में उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ई कैन बी ब्रेकन इनटू ई आईज, जहाँ पे वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। ई आई इंटरसेक्शन ई जे एम टी फॉर ऑल नॉट इक्वल टू जे। कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर ले लें, तो हमने एफ एन डिफाइन करा, देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि अब हम लोग एक नया एफ एन डिफाइन कर रहे हैं, जो तब मिलेगा जब हम सारे ई आईज का यूनियन कर लेंगे, फाइनाइट यूनियन, ठीक है। तो फाइनाइट यूनियन कर लिया मैंने सारे ई आईज का, उसको एफ एन नाम करा। और देख लो कि एफ एन एम में तो बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास जो एम है ना, आपके पास एम है क्या, एम हमारे पास एक तरीके से मेजरेबल सेट का क्लास है ना। तो एफ एन तो उसमें आएगा आएगा, क्योंकि ये सारे मेजरेबल सेट्स है, तो इनका फाइनाइट यूनियन भी मेजरेबल होगा, बिल्कुल, ठीक है। फाइनाइट यूनियन तो मेजरेबल होता ही होता है, हम प्रूफ कर चुके हैं। काउंटेबल यूनियन को मेजरेबल दिखाना है। अब देखो एफ एन मेजरेबल है क्योंकि अलजेब्रा है, एम अलजेब्रा है, ठीक है। तो डेफिनेशन से अगर वो मेजरेबल है, तो आप पता है आउटर मेजर इनर मेजर इक्वल, वो यूज़ कर लो कैथेडरी वाली।
या फिर दूसरी वाली डेफिनेशन यूज कर लो कि एक टेस्ट सेट ए लेते हैं तो आउटर मेजर ऑफ ए विद आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ एन प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ एन कॉम्प्लीमेंट, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। मीन्स आपने अब तक क्या करा, आपने एक नई सीक्वेंस एफ एन क्रिएट कर ली है जो कि फाइनाइट इन यूनियन की है ऑफ मेजरेबल सेट्स। अब हम इसको इनफाइनाइट या फिर हम इसको अनकाउंटेबल इसको ले जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट काउंटेबल तक ले जाएंगे एक तरीके से, जैसे रैशनल नंबर होते हैं। अब देखो बाय सेट थियरी एफ एन जो है वो यूनियन ऑफ ई आई के इक्वल है, पीछे लिखा था हमने। और यूनियन ऑफ ई आई डेफिनेटली ई का तो सबसेट होगा, क्योंकि भाई ई के अंदर के ही हैं सारे के सारे सबसेट या डिसजॉइंट, बिल्कुल एफ एन ई का सबसेट है। एफ एन अगर ई का सबसेट है इसका मतलब ई कॉम्प्लीमेंट एफ एन कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, सबसेट होगा। दोनों तरफ ए के साथ इंटरसेक्शन ले लिया तो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट शुड बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ एन कॉम्प्लीमेंट। दोनों तरफ मेजर ले लिया तो अगर एक दूसरे का सबसेट है तो इसका जो मेजर होगा वो छोटा हो जाएगा इसके मेजर से, मोनोटोनिसिटी। इसके बाद ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट और ये ए इंटरसेक्शन एफ एन कॉम्प्लीमेंट था, तो हमने क्या करा, हमने दोनों तरफ हमने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एफ एन का मेजर ऐड कर दिया। इधर भी मेजर ऐड करा ए इंटरसेक्शन एफ एन का, इधर भी ए इंटरसेक्शन एफ एन का मेजर ऐड करा। तो ए इंटरसेक्शन एफ एन और ए इंटरसेक्शन एफ एन कॉम्प्लीमेंट, इनके जो मेजर का सम होगा डेफिनेटली वो आउटर मेजर, मतलब वो आउटर मेजर होगा ए का, और ये रिटर्न एज इट इज रही। तो आउटर मेजर ऑफ ए को इधर लिख दिया और इन दो को राइट में लिख दिया, ग्रेटर देन अभी भी साइन यही है। तो आउटर ऑफ मेजर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ एन था क्या, यूनियन ऑफ ई आई था, आई इक्वल टू 1 से n, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट। तो आउटर मेजर ऑफ ए जो हो गया वो हमेशा ग्रेटर आ गया आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू यूनियन ए इंटरसेक्शन ई थ्री, इन सबके इंटरसेक्शन से, यूनियन से, और आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट एज इट इज। अब जब हमने इसको ओपन कर लिया तो इट इज रिटन एज यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n ए इंटरसेक्शन ई आई। मतलब सीधा आप देखो ना कि अगर आपको इंटरसेक्शन को यूनियन में भेजना है भेज सकते हो, बट यूनियन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन ई आई हो सकता है, अंदर चला गया, बट ये यूनियन बाहर आ जाएगा, हो यूनियन आई इक्वल टू 1 से n, डी मॉर्गन्स लॉ ये एक तरीके से, प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई एन ई कॉम्प्लीमेंट। सो ये क्वांटिटी क्या बनेगी, मेजर ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई का मेजर क्या होगा, समीशन ऑफ मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। ठीक है, भाई इससे छोटा ही होगा डेफिनेटली। एडिटिविटी प्रॉपर्टी ये तो बोलती है ना कि जब हम यूनियन का मेजर लेते हैं तो इंडिविजुअल मेजर्स के सम के हमेशा छोटा होगा, तो ये यूनियन वाला जो बड़ा रहेगा ये सम वाला छोटा हो जाएगा, तो ये लेस देन का साइन नहीं रहा यहाँ पे। अब मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई आई के इक्वल होता है एडिटिविटी प्रॉपर्टी, तो ये हमने ऊपर यूज़ करा ना अभी। अब देख लो कि ए इंटरसेक्शन ई आई और ए इंटरसेक्शन ई जे, इनका इंटरसेक्शन एम टी होगा, डेफिनेटली ए सेम है, ई आई और ई जे का इंटरसेक्शन एम टी है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे टेकिंग लिमिट बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ले लूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एल एच एस डज नॉट डिपेंड ऑन है। लेफ्ट हैंड साइड में तो मेजर ऑफ ए है, आउटर मेजर ऑफ ए, वो तो डिपेंड ही नहीं करता, वो तो एज इट इज रहेगा। राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन ई आई है, समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये आई इक्वल टू 1 से एन तक, तो एन की जगह इन्फिनिटी आ गया। मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन ऑफ, समीशन लिखना है तो हम लिख देंगे मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन ई कॉम्प्लीमेंट। तो मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ई। अब ये हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए सेट तो सब में हमारे पास कॉमन ही है ना, तो यूनियन ऑफ ई आईज कितना बन जाएगा, ई बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई बन गया ये वाला पार्ट, यूनियन ऑफ ई आईज तो इसके इक्वल होता ही है, लिखा था मैंने, प्रूफ करा था, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज मेजर ऑफ ई आई के इक्वल होता है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता क्या है कि जो ए हमारा ई है जो हमारे पास है वो एक मेजरेबल सेट है, जहाँ पे ई था क्या, ई था यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ई आई, मतलब काउंटेबल यूनियन था हमारे पास मेजरेबल सेट का, मेजरेबल आ गया। इस थ्योरम की इंपॉर्टेंस यही बताता है कि एल्जेब्रा एम एक सिग्मा एल्जेब्रा है, मतलब जो हमने यहाँ पे काउंटेबल कलेक्शन लिया सेट्स का तो वो एक सिग्मा एल्जेब्रा बन रहा है। इसी प्रकार से एक और थ्योरम आप देख सकते हो उसमें, वो कुछ इस टाइप से है, अगर ई आई कोई भी सीक्वेंस है, इन्फानाइट सीक्वेंस डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स की, डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स की क्या है, एक हमारे पास इन्फानाइट सीक्वेंस है, तो मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू समीशन ऑफ मेजर ऑफ ई आई। पीछे ऊपर हमने इसका यूज भी करा है, यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करना बहुत ही आसान, कैसे, अगर हमारे पास ई आई एक इन्फानाइट सीक्वेंस है डिसजॉइंट मेजरेबल सेट की, तो आउटर इनर मेजर और मेजर के इक्वल होगा, डिसजॉइंट है ये हमारे पास फाइनाइट यूनियन होगा, ये हमारे पास काउंटेबल यूनियन होगा मेजरेबल का, दोनों मेजरेबल होंगे।
तो मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज इज इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज। ठीक है, दोनों हमारे पास सेम ही चीज़ है यहाँ पे, आउटर मेजर इक्वल टू मेजर के इक्वल, और आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ई आई इक्वल टू मेजर ऑफ यू। मतलब दोनों मेजरेबल थे ना, तो इस वजह से अलग अलग करके लिख दिया, इक्वेशन 3 मान लिया इसको। अब फर्दर हम आगे क्या करेंगे इसमें, जब हमने दोनों चीज़ें लिख दी तो बाय सेट थ्योरी हम क्या बोल सकते हैं, सेट थ्योरी से जो इनका यूनियन होगा, यूनियन ऑफ ई आईज, वो सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ ई आईज के भाई, क्योंकि एन तो फाइनाइट जा रहा है और यहाँ पे काउंटेबल जा रहा है, तो फाइनाइट वाला तो काउंटेबल का सबसेट होगा ही ना, यूनियन हो रहा है वैसे भी, इक्वल भी हो सकता है बट सबसेट तो डेफिनेटली होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब मैं दोनों तरफ मेजर ले लूँ तो मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज इज ऑलवेज लेस देन मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज आई इक्वल से इन्फिनिटी, मोनोटोनिसिटी से। तो थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेजर होगा यूनियन ऑफ ई आईज का वो इक्वल होगा समेशन ऑफ मेजर ऑफ ई आईज के इक्वल होगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है हमारे पास, तो भाई ये थ्योरम है ना हमारे पास कि मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज, मतलब अगर हम फाइनाइट यूनियन की बात करें तो इसके इक्वल हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल हो गई, समेशन ऑफ मेजर ऑफ ई आई हो गया आई 1 से एन, यहाँ पे मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई ही रहा। लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ले लो तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी ऑलरेडी है। एम सिग्मा अलजेब्रा है तो यूनियन ऑफ ई आई एम से बिलोंग करेगा है ना भाई, क्योंकि सिग्मा अलजेब्रा में क्या होता है कि हमारे पास जो भी मतलब काउंटेबल यूनियन होता है वो भी उसमें बिलोंग करता है। ठीक है, फाइनाइट यूनियन मतलब काउंटेबल यूनियन की बात होती है ना सिग्मा अलजेब्रा के लिए, इसलिए तो इसका जो यूनियन होगा काउंटेबल यूनियन वो भी एम से बिलोंग करेगा। सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है मेजरेबिलिटी की, कि मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज इज ऑलवेज लेस देन समीशन ऑफ मेजर ऑफ ई आईज। फिफ्थ और सिक्स क्या बोल रहा है हमारे पास, मतलब जो इक्वेशन में लिखे हैं इन दोनों से क्या बोल सकते हो आप, ये बोल रहा है कि मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ई आईज हमेशा छोटा होता है समीशन के मेजर से, और यहाँ कह रहा है मेजर ऑफ ई आईज का समीशन छोटा होता है मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई से। तो यहाँ से क्या आ गया कि दोनों का मेजर जो होगा इक्वल ही होगा, तो काउंटेबल के लिए भी रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक अगली थ्योरम। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है कि अगर ई आईज कोई भी इन्फानाइटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है मेजरेबल सेट की, ई आईज एक इन्फानाइटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है मेजरेबल सेट की, कि किसी ई आई का मेजर फाइनाइट है फॉर एटलीस्ट वन आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इंटरसेक्शन का जो मेजर होता है वो इक्वल होता है एन टेंड टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन के। मतलब एक डिक्रीजिंग हमारे पास सीक्वेंस है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ सेट का मेजर इन्फाइनाइट रहे, बट एक फाइनाइट आई के बाद मतलब एक फाइनाइट आई हमें मिलेगा कि जिस उस नेचुरल नंबर के लिए मेजर फाइनाइट हो जाएगा, तब जो इंटरसेक्शन ऑफ ई आईज का मेजर होगा वो एन टेंड टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन के इक्वल होगा। प्रूफ करने के लिए हम लोग एक इन्फाइनाइटली सीक्वेंस ले लेते हैं मेजरेबल सेट की E1 E2 E3 ई एन तक, EN+1 ऐसे करके। आई यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, ई आई +1 लिखा है। मेजर ऑफ ई आई फाइनाइट होगा फॉर एटलीस्ट वन गिवन है हमें, मतलब फाइनाइट मेजर होगा किसी एक आई के लिए। बिना जनरलिटी के मान लेते हैं कि वो आई पी है, कि एक पी ऐसा मिलेगा नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर से कि मेजर ऑफ ई पी फाइनाइट हो जाएगा। दूसरे वर्ड्स में मेजर ऑफ ई पी फाइनाइट हो गया उन सभी आई के लिए जो पी से बड़े हैं, क्योंकि पी से बड़ा अगर कोई भी आई लोगे तो उन सबके लिए मेजर तो फाइनाइट ही होगा, क्योंकि एक के लिए फाइनाइट हो गया ना, और फाइनाइट के जितने भी सबसेट होते हैं वो सारे फाइनाइट ही होते हैं। तो मेजर अगर किसी एक सेट का फाइनाइट हो गया और बाकी पूरी सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो बाकी सारों को भी फाइनाइट होना पड़ेगा एक फिक्स आई के बाद। तो वही लिखा है कि फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू पी मेजर ऑफ ई आई शुड बी फाइनाइट। अब हमने ई सीक्वेंस डिफाइन करी जहाँ पे हम लोग ई आईज का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ई आईज E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 वो ई है। ई जो सेट है वो इन सबका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ ई आई है। अब एफ आई डिफाइन करा जहाँ पे ई आई में से EI+1 माइनस करना है। डायग्राम देख लो इसका, सपोज मैंने एक ऐसी सीक्वेंस ली, आउटर वाला सर्कल E1 है, फिर E2 फिर E3 फिर E4। E1 में से E2 माइनस करेंगे सर्कल को तो बीच का जो ये मेजर आएगा डिस्टेंस जो आएगा इसको F1 नाम दिया। E2 में से E3 माइनस करेंगे तो इसको F2 नाम दिया। तो F1 जो है E1 माइनस E2, F2 जो है E2 माइनस E3, इस टाइप से Fn क्रिएट करना है। तो ये जो डिफरेंस होगा ना इनका रेडियस का डिफरेंस जो होगा एक तरीके से वही हमारे पास नया सेट एफ आई है। तो हर एफ आई मेजरेबल होगा क्योंकि एफ आई ई आई में से EI+1 को माइनस करके मिल रहा है और दोनों मेजरेबल थे, तो एफ आई भी मेजरेबल होगा। दूसरी बात है डिसजॉइंट भी होगा, क्योंकि देखो अलग अलग जगह पे आ रहा है एफ आई, यहाँ F1 यहाँ F2 यहाँ F3 यहाँ, तो डिसजॉइंट भी है। और ई पी माइनस ई अगर हम करें, ई पी में से अगर हम ई माइनस करें तो आएगा यूनियन ऑफ एफ आई
फ्रॉम फिगर, फिगर में ई पी में से ई माइनस करा, ई पी में से क्या माइनस करा है, ई माइनस करा है, तो इक्वल आएगा यूनियन ऑफ एफ आई फ्रॉम फिगर। तो सारे जितने भी एफ आईज हमारे पास है उन सबका जो यूनियन होगा आई पी से इन्फिनिटी तक जा रहा है उनके लिए ई पी माइनस ई उसके इक्वल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये लाइन याद रखने की है। ई ध्यान रखना, ई था क्या, ई था सारे ई आई का इंटरसेक्शन, मतलब सबसे छोटा वाला सेट। तो ई पी में से ई आई माइनस करेंगे तो डेफिनेटली वो सारे एफ आई के इक्वल होगा यूनियन के, ये ध्यान रखना। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका मेजर भी इक्वल होगा, मेजर ऑफ ई पी माइनस ई आई शुड बी इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन ऑफ एफ आई। मेजर ऑफ यूनियन ऑफ एफ आई को हम लोग समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं डिसजॉइंट एडिटिविटी प्रॉपर्टी से, और डिसजॉइंट है क्योंकि एफ आई सारे के सारे आई पी से इन्फिनिटी है, एफ आई की वैल्यू डाल दी ई आई माइनस ई आई प्लस वन। अब दोनों को सेपरेट करने वाला काम भी हमारे पास होगा, तो अगर हम यहाँ पे दोनों को सेपरेट करें सो वी विल गेट, अगर हम दोनों को सेपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा, मेजर ऑफ ई पी माइनस मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई आई माइनस मेजर ऑफ ई आई प्लस वन। समीशन आई इक्वल टू वन से पी से इन्फिनिटी है, एन टेन टू इन्फिनिटी कर देंगे ऊपर, है ना, मतलब इन्फिनिटी था तो एन अलग कर लिया इसमें से, एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई पी माइनस मेजर ऑफ ई पी प्लस वन। एक बार पी डालेंगे फिर पी प्लस वन डालेंगे, ऐसे करते करते यहाँ पे एन तक रखेंगे तो एन माइनस एन प्लस वन। टर्म्स कैंसिल होना स्टार्ट होंगी, इसकी पहली टर्म बचेगी, इसकी लास्ट टर्म बचेगी, तो एम ई पी माइनस एम ई एन प्लस वन। मेजर ऑफ ई पी माइनस मेजर ऑफ ई इक्वल टू मेजर ऑफ ई पी माइनस एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन प्लस वन। तो मेजर ऑफ ई पी कैंसिल आउट, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, मेजर ऑफ ई किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज इक्वल टू एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन प्लस वन। और ई क्या था, ई था सारे ई आई का इंटरसेक्शन, तो मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आई इज इक्वल टू एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन। ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी टाइप की एक और थ्योरम है, उसको भी देख लेते हैं जिससे फिर से ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये थ्योरम कहती है कि अगर हम ई आईज अगेन एक इन्फाइनाइटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले लें मेजरेबल सेट की, जिसमें मेजर जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन का जो मेजर होगा ई आईज के वो एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन के इक्वल होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वहाँ पे भी एक सीक्वेंस थी ई आईज जो इन्फाइनाइटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी मेजरेबल सेट की, मेजर ऑफ ई आई फाइनाइट होगा। वहाँ पे लिखा था फॉर सम आई, है ना, वहाँ लिखा था कि एक ऐसा आई मिलेगा जिसके लिए फाइनाइट है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। देन मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ ई आईज इज इक्वल टू एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन के इक्वल होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, ड्रॉप विदाउट लॉस, तो विदाउट लॉस हम लिख देते हैं जनरलिटी के, आई चूज नहीं करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली सेम थ्योरम काम कर जाएगी। फाइनाइट मेजरेबिलिटी का यहाँ पे यूज़ क्या हुआ, ऑफ एटलीस्ट वन सेट। अगर एक सेट फाइनाइट मेजरेबल है तो इस बात का हमने यूज़ क्या करा, यूज़ ये करा कि अगर एक सेट फाइनाइट मेजर का है तो मतलब ई एन इज इक्वल टू एन से इन्फिनिटी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ई वन से इन्फिनिटी होगा, ई टू से इन्फिनिटी, ई थ्री से इन्फिनिटी, ठीक है, इस टाइप से होगा। मेजर ऑफ ई एन क्या होगा, लेंथ ऑफ एन से इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी माइनस एन विच इज इन्फिनिटी, तो मेजर ऑफ ई सेट इज इन्फाइनाइट, हर सेट का मेजर इन्फाइनाइट हो जाएगा अगर एक भी फाइनाइट नहीं हुआ तो। इस वजह से बोलते हैं कि ई जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ ई एन के इक्वल होगा, ई जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ ई एन के इक्वल होगा। अगर इन सबका इंटरसेक्शन ले लें तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ ई एन इक्वल टू पी टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन ऑफ ई एन, पी टेन टू इन्फिनिटी ई पी बन जाएगा, और पी टेन टू इन्फिनिटी पी से इन्फिनिटी आ जाएगा विच इज़ फाइव। वहीं इन सबके इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन थोड़ी आएगा, वन से इन्फिनिटी, टू से इन्फिनिटी, थ्री से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो एम्प्टी सेट आएगा एक तरीके से इन्फिनिटी पे जाने पर। तो मेजर ऑफ ई एन बन जाएगा, मेजर ऑफ फाइव आ जाएगा, एम्प्टी सेट का मेजर जीरो होता है, बट मेजर ऑफ ई जीरो है, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, ये इक्वल नहीं होगा एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन विच इज़ इन्फिनिटी। तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना। अगर हमने ऐसा सेट ले लिया जिसका मेजर डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा है तो उसके इंटरसेक्शन का मेजर तो फिर जीरो आ जाएगा, और जिस सेट से बना है एन से इन्फिनिटी इसका मेजर तो इन्फिनिटी होगा, इक्वल कहाँ पे होगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसको एक उसमें से फाइनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरम पे आओ। नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर ई एन अगेन ई एन हमारे पास एक सीक्वेंस है इन्फाइनाइटली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, पहले डिक्रीजिंग थे इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे है मेजर ऑफ यूनियन। देखो अगर डिक्रीजिंग थी तो इंटरसेक्शन आता है, मेजर ऑफ इंटरसेक्शन, डिक्रीजिंग में इंटरसेक्शन हो जाता है और इंक्रीजिंग में यूनियन हो जाता है। देन ई एन बी इन्फिनाइट इंक्रीजिंग सीक्वेंस मेजरेबल सेट, तो मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई इक्वल टू एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन के इक्वल होगा। सेम काम अगेन ई एन ले लेंगे इन्फिनाइटली मेजरेबल सीक्वेंस, ठीक है, ये सारे स्टेप से इंक्रीज कर रहे हैं, ई आई प्लस वन से बड़ा है, प्रूफ करना है कि मेजर ऑफ इसका एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन के इक्वल है। सपोज कर लेते हैं मेजर ऑफ ई पी इन्फिनिटी,
किसी पी के लिए मेजर इन्फिनिटी हो गया फॉर सम पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यूनियन ऑफ ई आई हमेशा ई पी से बड़ा हो जाएगा। भाई यूनियन ऑफ ई आई जो होगा वो डेफिनेटली ई पी से तो बड़ा ही होगा ना, सुपर सेट होगा इसका। ई पी का मेजर इन्फिनिट है, दोनों तरफ मेजर ले लो, ये इन्फिनिटी आ गया, तो हर एक ई आई इसका मेजर कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई आई। ठीक है, अब आगे हम क्या करें, आगे फर्दर इसको देखो, क्योंकि हमारे पास E1 E2 का सबसेट है, ऐसे करते करते EP का सबसेट है, P+1 भी आएगा, इसमें से एक का मेजर इन्फिनिटी हो गया, तो इससे बड़ी सारी वैल्यूज़ का मेजर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो थ्योरम हमारे पास ट्रिवियली ट्रू हो जाएगी अगर मेजर ऑफ किसी P का इन्फिनिटी हो जाए। दूसरे वर्ड में अगर EN का मेजर इन्फिनिटी होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू P, ये ट्रिवियली ट्रू है। सपोज मेजर जो है वो फाइनाइट आ रहा है किसी EI के लिए, तो FI अगेन यहाँ पे डिनोट करेंगे EI+1 माइनस EI के FI के इक्वल, FI डिनोट करा EI+1 में से EI माइनस करना है, और ऑब्जर्व क्या करना है कि FI हमारे पास मेजरेबल सेट है क्योंकि दोनों मेजरेबल थे, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा। दूसरी बात, E माइनस E1 को हमने यूनियन ऑफ FI के इक्वल लिखा, वहाँ पे भी ऐसे ही करा था हमने, E में से E1 को माइनस करा था, वहाँ पे इंटरसेक्शन FI था, यहाँ पे यूनियन ऑफ FI है। तो मेजर ऑफ यूनियन ऑफ FI इक्वल टू मेजर ऑफ E माइनस E1, इनको सेपरेट कर लिया, यहाँ पे यूनियन को सम में कन्वर्ट कर लिया, फिर FI इसको हमने यहाँ पे इसमें लिख दिया, इसको ब्रेक कर लिया, सारी वैल्यूज़ डाल दी इन्फिनिटी तक, फर्स्ट और लास्ट बचेगी। एन टेन टू इन्फिनिटी पे E1 एज इट इज़ रहेगा, EN+1 का मेजर कितना हो जाएगा हमारे पास, एन टेन टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EN+1, मेजर ऑफ E1 से मेजर ऑफ E1 कट गया, मेजर ऑफ E इसके इक्वल आ गया। तो दोनों सीक्वेंट एग्जैक्टली सेम है, तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब इस यूनिट का आखिरी टॉपिक कैंटर टर्नरी सेट, इसको भी पढ़ लेते हैं। कंसीडर करते हैं कि इंटरवल है 0 से लेकर 1, तो कैंटर में 0 से लेकर 1 इंटरवल लिया जाता है, उसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और पॉइंट ऑफ डिवीजन की हेल्प से करना है 3 इक्वल पार्ट में। तो डेफिनेटली 0 से 1/3, 1/3 से 2/3, 2/3 से 3/3, ऐसे डिवाइड करेंगे। फिर इंटीरियर जो मिडल पार्ट होगा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, रिमूव इंटीरियर ऑफ द मिडल सब इंटरवल, तो बीच वाला जो होगा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। फिर जो सब इंटरवल बनेगा 1/3 से 2/3, ये हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। फिर जो बचे हुए इंटरवल है, रिमेनिंग 2 इंटरवल जो बचे हैं, उनको फर्दर डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, और फिर उनके बीच बीच वाले हिस्से निकाल देंगे, तो ये बचेंगे। तो इसको डायग्रामेटिकली आप ऐसे बना सकते हो कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमने बना दिया, देखना ये 0 है, ये 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा 1/3, यहाँ पे आएगा 2/3, और 1 यहाँ पे 3/3 के इक्वल है, और 0 चाहे तो लिख सकते हो 0/3 के इक्वल है। अब देखो ये मिडल वाला पार्ट है, इसको हटा देना है आपने, ये नहीं लेना, इसको हटा देना है। फिर आप 0 के 1/3 के अगेन 2 पार्ट करोगे, 1/9, 2/9, ये 1/3 है, इसको 3/9 लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ये मेरे पास 2/3 था, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 6/9, फिर यहाँ पे आएगा 7/9, आएगा 8/9, और ये होगा 9/9 विच इज़ 1। तो अगेन जो इनके बीच वाला पार्ट है ना, तो 0 इनके बीच वाला पार्ट क्या है, ये, इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, जो पार्ट बचे फिर इसके 3 हिस्से, फिर इनके बीच वाला पार्ट रिमूव कर देंगे, इसके बीच वाला पार्ट रिमूव कर देंगे, फिर इसके बीच वाला पार्ट रिमूव कर देंगे, ऐसे करते जाना है। करते करते हमारे पास जो पॉइंट बचेंगे, जहाँ पे पॉइंट बीच में आ रहे हैं, तो हमने ये काम करना है। तो कहाँ लिखा है, सेम एज इट इज, रिमूव द इंटीरियर ऑफ मिडल ऑफ इंटरवल फॉर ईच डिवीजन, है ना, 1/9 से 2/9, 7/9 से 8/9, इन सबको रिमूव करते रहेंगे। ये प्रोसेस डिवीजन वाला कंटिन्यू चलेगा, और सब इंटरवल रिमूव होते जाएंगे। इसको हम लोग बॉक्स में से लिख सकते हैं कि पहला, अगर हमारे पास एक इंटरवल मूव करा तो हमारे पास हर इंटरवल की लेंथ कितनी बचेगी, रिमूव इंटरवल की लेंथ कितनी होगी। एक ही इंटरवल रिमूव करा तो पहले वाले की लेंथ 1/3 थी, 2 इंटरवल रिमूव करे तो इसकी लेंथ 1/9 थी विच इज़ 1/3 का स्क्वायर। 4 अगर 4 निकाले इंटरवल तो 1/27 थी, ठीक है, क्योंकि अगली बार में 4 निकलेंगे इंटरवल, अगली बार में फिर 8 निकलेंगे, तो 2 की पावर निकलेंगे। तो अगर 1/2 की पावर, यहाँ पे देखो 1 था तो 1 आया, 2 था तो 2 आया, 3 था तो 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर n होगा तो यहाँ पे 2 की पावर कितना आएगा, ये 2 की पावर 1 लिख लो, इसको लिख लो 2 की पावर 4 कैन बी रिप्रेजेंट एज 2 की पावर 3 - 1, तो n हो तो 2 की पावर n - 1 होगा। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, मतलब करते करते 3 की पावर बढ़ रही है,
थर्ड वाले में 3 की पावर n थी, तो 1/3 की पावर n हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन en एज ऑल ओपन इंटरवल रिमूव्ड एट nth स्टेज। तो en हमने डिफाइन करा जिसमें जितने भी ओपन इंटरवल को रिमूव करा है उन सबको लिख दिया। E1 में ये इंटरवल, E2 में इन ये दोनों इंटरवल का यूनियन, E3 में ये तीनों इंटरवल, इन चारों इंटरवल का यूनियन, ऐसे करके, और E डिफाइन करा इन सबका यूनियन। अब देखो कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग आपके पास होते हैं कि पहला, हर en मेजरेबल होगा। क्यों मेजरेबल होगा हर एक en? क्योंकि हमारे पास इंटरवल है, तो हर एक इंटरवल मेजरेबल होता है, और ये डिसजॉइंट भी है, तो डिसजॉइंट मेजरेबल सेट का जो यूनियन होता है वो भी मेजरेबल होता है। दूसरा, en इंटरसेक्शन en डैश फाई हो जाएगा, इसका मतलब यही है। अगर हमें किसी भी e का मेजर निकालना है, e का मेजर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मेजर निकाल लेंगे यूनियन ऑफ ens का। इसको लिख सकते हैं समीशन ऑफ मेजर ऑफ en, क्योंकि डिसजॉइंट है तो ये इक्वल आ जाता है। तो मेजर ऑफ en हमारे पास इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इंटरवल्स रिमूव्ड इनटू लेंथ ऑफ ई सब इंटरवल। अगर मैं सबका मेजर निकाल लूँ en इंटरवल का, उनका सम कर लूँ, तो क्या होगा कि कितने इंटरवल निकले गए, क्योंकि इंटरवल की लेंथ तो हमारे पास हमेशा फिक्स दिख रखी है। कितने इंटरवल रिमूव करे गए, और हर एक इंटरवल रिमूव की मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से। तो कितने इंटरवल रिमूव करे गए, 2 की पावर n-1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितने, कौन सा इंटरवल रिमूव हुआ, ये रहा 1/3 की पावर n। ठीक है, तो ये n वाले के लिए ये चीज़ हो गई। टोटल मेजर निकालना है ई का, ये तो nth वाले का मेजर हो गया। अगर मुझे पूरे ई सेट का मेजर निकालना है तो 1 की 1/3 से, फिर 2 की पावर 1 की 1/9 से, मतलब 2 की पावर n-1 की 1/3 की पावर n से, और यहाँ पे ले लेंगे इसका समेशन। सम लिखेंगे, देखो मेजर कितना आ गया 1, मतलब मैंने इस सेट में से हमने एक ऐसा सेट माइनस करा, ये जो ई सेट हमने बनाया था ना इन सबका यूनियन, उसके मेजर 1 आ रही है। तो मेजर 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हम हटा भी रहे हैं इससे, बट फिर भी मेजर कम नहीं हो रही, मेजर 1 की 1 बनी हुई है। अब फिर आगे क्या करें हम लोग, जब मेजर 1 की 1 बनी हुई है तो इसको देखो, द सेट ऑफ ऑल रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ 0, 1 इज डिनोटेड बाय सी। तो जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं 0, 1 के, उसको सी से दिखाएंगे, और उसको कैंटर टर्नरी सेट बोलते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं कि सी के अंदर वो सारे 0, 1 के बीच में इस इंटरवल से पॉइंट आएंगे जो कि यूनियन ऑफ en में नहीं होंगे। मतलब en जो हमने बनाया था ना, यहाँ पे en जो बनाया था, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, उन सबको हटा देंगे हम लोग 0, 1 इंटरवल से। तो जो हमारे पास सेट बचेगा उसको कैंटर टर्नरी सेट बोलेंगे, जहाँ पे 0, 1 भी मेजरेबल है और ये भी मेजरेबल है, इसका मेजर भी 1 है, इसका मेजर भी 1 है en का। तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो कैंटर सेट का जो मेजर होता है वो 0 हो जाता है। दस मेजर ऑफ कैंटर सेट इज मेजर ऑफ आउटर मेजर ऑफ कैंटर सेट इज इक्वल टू दोनों के मेजर का डिफरेंस विच इज़ 1 - 1 विच इज़ 0। वी शो दैट सी इज मेजरेबल सेट, कैंटर सेट मेजरेबल होता है बीइंग अ सेट ऑफ 0 आउटर मेजर, क्योंकि इसकी 0 आउटर मेजर है तो ये मेजरेबल हो गया। और कैंटर सेट देखो ये बना, अगर आप निकालना चाहो तो 0, 1, 1/3, 2/3, ये सब हमारे पास पूरा कैंटर सेट बनेगा। तो इस सेट की मेजर कैसी हो गई, 0। ऊपर वाले डेफिनेशन से क्या बोल सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना सी के, उसको हम टर्नरी एक्सपेंशन में ऐसे लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू 0, 3 टर्नरी में a1, a12, a13, a1n तक, x2 को ऐसे, xn को ऐसे। जितने भी AIJs होंगे ना हमारे पास, जो डिजिट होंगी, ये 1 वैल्यू नहीं ले पाए सकती है ना, ये वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में लेगी, और इसमें 1 नहीं आ सकता। इनफैक्ट टर्नरी एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन डिजिट 1, या तो वैल्यू 0 होगी तो 2 होगी, क्योंकि 0 से लेकर 1 में अगर कोई भी नंबर होगा तो उसका टर्नरी एक्सपेंशन में 1 नहीं आ पाएगा। लेट x हमारे पास ये दे रखा है, कोई एलिमेंट है सी का, देखो दिखा देता हूँ मैं। x हमारे पास कोई भी एलिमेंट है 0 से लेकर 0.a11, a12, an तक, कोई भी सी का एलिमेंट है, तो an की वैल्यू तो 0 हो गया तो 2 होगी, ann अगर सेम है तो 2 होगी, वरना तो ये 0 हो जाएगी। ऑब्जर्व कर लो कि x और xn कभी इक्वल नहीं हो सकते एज लिस्टेड अबव। मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये डिफाइन कर रखे हैं, तो कोई भी दो हमारे पास x और xn इक्वल नहीं हो सकते, है ना, जो लिखा है। इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स सी आर नॉट लिस्टेड इन द अबव स्कीम। तो इसका मतलब सारे सी जो होंगे वो लिस्टेड नहीं हो रखे, ऊपर वाली स्कीम में सब ऐसे लिस्ट नहीं कर रखे। ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि सी काउंटेबल है, हेंस द असम्पशन इज रॉन्ग, सी इज अनकाउंटेबल। तो अगर काउंटेबल होता तो हम इसको लिस्ट में लिख पाते, इस टाइप से अरेंज कर पाते। तो कैंटर सेट हमारे पास कैसा होता है, अनकाउंटेबल सेट है, एक अनकाउंटेबल सेट जिसका मेजर हमारे पास 1 आ रहा है, मेजर 0 आ रहा है, ठीक है, तो सी अनकाउंटेबल है। तो अगर हमारे पास काउंटेबल है तो मेजर 0 होगा, है ना, और अगर मेजर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काउंटेबल हो जरूरी है। तो यहाँ मेजर 0 है बट ये फिर भी क्या है, अनकाउंटेबल। ये हमने कैंटर सेट को समझा। अब
कैंटर सेट के रिगार्डिंग हमारे पास जो थ्योरम है उसको और देख लेते हैं। 2 ही थ्योरम्स हैं, उनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा काम हो जाएगा फिनिश। चलिए देखते हैं। सबसे पहली थ्योरम बोलती है प्रूव दैट ईच पॉइंट ऑफ सी इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ सी। प्रूव दैट ऐसे बोल लो या फिर बोलो कि प्रूव दैट सी इज़ अ परफेक्ट सेट। तो कैंटर सेट जो होता है एक परफेक्ट सेट होता है। परफेक्ट मतलब जिसका डिराइव्ड सेट पूरे सी के इक्वल हो जाता है। सी कोई भी कैंटर सेट है तो हमें दिखाना है कि भाई ईच पॉइंट सी का लिमिट पॉइंट होगा। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं कैंटर सेट से, आर्बिट्रेरी पॉइंट, उसका टर्नरी एक्सपेंशन होगा x0 इज इक्वल टू 0.3 a11 a12 a13। ये पूरा इसका टर्नरी एक्सपेंशन होगा, राइट। तो ए आईज यहाँ पे डिजिट होंगी, ए आई की वैल्यू 0 या 2 हो सकती है। एक्स एन एक सीक्वेंस है सी के अंदर ले लिया जिसमें 0.a1 a2, ये टर्नरी के लिए 3 लिखते हैं नीचे। पहले वाले में डैश लगा दिया a to n तक एज इट इज, सेकंड वाले में डैश लगा दिया, थर्ड वाले में डैश और एन वाले में nth नंबर पर डैश। यहाँ पे ए एन डैश की वैल्यू 0 होगी या 2 होगी। अगर ए एन 2 है अगर हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास ए एन डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ए एन 0 है तो ए एन डैश की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे हमने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये हम इसको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स एन है सीक्वेंस, एक्स एन कोई भी टर्म है वो x0 के इक्वल नहीं हो सकती फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब एक्स एन x0 के इक्वल तो नहीं हो सकती जहाँ पे x0 ही है, क्योंकि यहाँ पे ए एन आ रहा है। तो ए एन अगर 2 आ गया तो यहाँ पे ए एन डैश जो बनेगा वो 0 बन जाएगा, और अगर ए एन हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ ए एन डैश 2 हो जाएगा। तो कभी भी दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती। तो कोई भी एक्स एन जो है वो एक्स नॉट के इक्वल तो है ही नहीं, मीन्स एक्स एन इज़ नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। बट फिर भी जो एक्स एन की लिमिट है वो एक्स नॉट जाएगी, क्योंकि ये अगेन बिलोंग करेगा हमारे पास कैंटर सेट में, एक्स नॉट सी से बिलोंग कर रहा है। तो लिमिट एक्स एन की एक्स हो गई। क्या हो गया? लिमिट ऑफ एक्स एन कितना हो गया? एक्स हो गया। 10 जो सीक्वेंस है सी में कन्वर्ज कर रही है एक्स नॉट पे, और एक्स नॉट क्या है? लिमिट पॉइंट है सी का। तो एक्स नॉट डिराइव सेट में आ गया, एक्स नॉट आर्बिट्रेरी था तो हर पॉइंट लिमिट पॉइंट हो गया, तो डी सी के इक्वल हो गया, सी परफेक्ट हो गया। परफेक्ट सेट तो उसका लिमिट पॉइंट का सेट पूरा सी हो गया, और सी को लिख सकते हैं सी यूनियन डी सी इज डेंस इटसेल्फ। परफेक्ट सेट उसे बोलते हैं, एक सेट को परफेक्ट बोलते हैं अगर वो क्लोज और डेंस हो जाता है तो परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो डेंस ये हो गया, परफेक्ट सेट हो गया, क्लोज एंड डेंस सी डी। परफेक्ट सेट मतलब जो सी डी हो, क्लोज एंड डेंस। दूसरा प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट कैंटर सेट इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट दिखाना है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्लोज हम पहले ही दिखा चुके हैं ऊपर, बाउंडेड भी है 0 1 के बीच में इसकी वैल्यू है, तो क्लोज है बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। बस हमारे पास यहाँ पे यही है और इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास 1-2 थ्योरम थी जो हमें ज़रूरी है पता होनी चाहिए कैंटर सेट से रिगार्डिंग। अब हम लोग अगला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग मेजरेबिलिटी ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।